हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है ना। देखिए, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के अंदर इतना सा डिफरेंस है कि अणुसूत्र में परमाणुओं की जो संख्या दी होती है वो उस सूत्र के अंदर उपस्थित संख्या की वास्तविक संख्या होती है। इट मीन्स, जैसे मैंने आपको ग्लूकोज का एग्जांपल लिया था C6H12O6, है ना। तो उसमें क्या था कि 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज के एक अणु में, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, तो वो रियल संख्या आपको वहां पर अणुसूत्र में दी हुई थी। और मूलानुपाती सूत्र में क्या होता है कि जो वास्तविक संख्या होती है किसी यौगिक के एक मोल के अंदर या एक अणु के अंदर, जो वास्तविक संख्या परमाणुओं की होती है उन संख्याओं का एक सरल अनुपात होता है मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र, इन दोनों के अंदर डिफरेंस का, कि इन दोनों के अंदर संबंध क्या है ना। तो बच्चों, जो अणुसूत्र होता है ना आपका, तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो अणुसूत्र होता है वो आपका n मल्टीपल होता है किसका? मूलानुपाती सूत्र का। मूलानुपाती सूत्र का, अंडरस्टैंड। यानी कि अगर आप मूलानुपाती सूत्र को n से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अणुसूत्र प्राप्त हो जाता है। अब ये कौन सी घटना आ गई सर, ये n क्या होता है? चलिए, तो सबसे पहले इस n की बात कर लेते हैं। ये n कैसे निकाला जाता है? n बराबर, n निकालने का एक तरीका होता है ना। n निकालने का भी एक सूत्र होता है। इसको कैसे निकालते हैं? देखिए, जब सब आपको जो अणुसूत्र बनाना है मूलानुपाती सूत्र से, उसका अनुभार पहले से दिया होगा। तो यौगिक का अनुभार, ठीक है, यौगिक का अनुभार, ठीक है, अणुभार। तो जो अणुसूत्र होता है उसका अणुसूत्र भार लिख सकते हैं हम इसको। तो अणुसूत्र भार हो सकता है एक तरीके से, जो भी अणुसूत्र आएगा उसका भार आता है वास्तव में अणुसूत्र भार। ठीक है, डिवाइडेड बटा, यानी कि बटा यौगिक के अनुभार में अगर हम उसके मूलानुपाती सूत्र भार का भाग दे दें, मूलानुपाती सूत्र का भार, ठीक है, अगर हम यौगिक के वास्तविक अनुभार में मूलानुपाती सूत्र के भार का भाग दे दें तो हमें n प्राप्त हो जाएगा। चलिए, मैं इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, मैंने एग्जांपल कर लिया था आपके सामने ग्लूकोज, सबको पता है मैंने कर लिया था ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो है अणुसूत्र होता है, हम सबको पता है ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। बोलो यस और नो। और इसी का मूलानुपाती सूत्र होता है, मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो होता है आपका CH2O। बोलो यस और नो। कल मैंने आपको समझाया था, ये ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6, मूलानुपाती सूत्र होता है CH2O। अब यौगिक का यानी कि ग्लूकोज का जो अणुभार आता है, हम सबको पता है, ग्राम अनुभार बोलो या एक अणु का भार बोलो, ठीक है। ग्लूकोज का अणुभार आता है, देखो 12 छिकी, ये तो है ग्लूकोज, ठीक है, 12 छिकी 72 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, यानी कि ये आता है टोटल 180 ग्राम। अगर हम ग्राम अनुभार की बात करें तो मोल द्रव्यमान बोल सकते हैं अनुभार। अगर ग्राम नहीं लगाओगे, एमयू लगा दोगे तो एक अणु आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो बच्चों, मूलानुपाती सूत्र भार, अगर मैं इसका मूलानुपाती सूत्र का भार निकालूं, मूलानुपाती सूत्र भार कितना आता है? देखो 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना आएगा? ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा बच्चों? 30। मैं इस चीज को प्रूव कर रहा हूं कि वास्तव में अणुसूत्र, अगर हम मूलानुपाती सूत्र हमको पता है और n हमको पता है तो हम अणुसूत्र निकाल सकते हैं या नहीं। मैं इस चीज को प्रूव कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। तो आपका अनुभार दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन में 180 ग्राम, मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है CH2O और मूलानुपाती सूत्र भार दिया हुआ, ये हमें निकाल लेना है। मूलानुपाती सूत्र भार दिया हुआ नहीं होता है, आप सूत्र भार के अनुसार निकाल सकते हो। कार्बन 12, एक का 12 होता है, एक ही है मेरे पास। हाइड्रोजन एक का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल 30 आ गया। मुझे निकालना है n, तो n बराबर यौगिक का अनुभार, अनुभार कितना है बच्चों? n बराबर होता है यौगिक का अनुभार। यौगिक का अनुभार कितना है बच्चों? 180 ग्राम। और जो बटा मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार कितना निकला? 30 ग्राम। तो बच्चों, इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्राम को इनको प्रायोरिटी नहीं दी थी। अगर आप एएमयू में लेते हो तो दोनों एएमयू में आएंगे, और अगर आप ग्राम में लेते हो तो दोनों ग्राम में लिखेंगे। फिर
ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है, 30 की 180 यानी कि n बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो बच्चों मूलानुपाती सूत्र देखो, अणुसूत्र बराबर हम सब जानते हैं अणुसूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या मूलानुपाती सूत्र जो भी आपको दिया हुआ है उसको पूरे को ब्रैकेट में बंद करो और नीचे n। ये भी मूलानुपाती, आप अणुसूत्र अगर बनाना चाहो मूलानुपाती सूत्र से तो इस तरीके से बना दो या n से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो मैं दोनों तरीके सिखाता हूं। तो अणुसूत्र देखो कैसा आएगा। तो हमारा मूलानुपाती सूत्र कितना है CH2O, n का मान कितना गया 6 CH2O। तो देखो अणुसूत्र क्या निकल आएगा, वास्तव में हमारा सही आएगा C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। बोलो यस और नो। अरे 6 कार्बन हो जाएंगे, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। तो आपका क्या निकल के आता है बच्चों C6 H12 O6। इट मींस हमारा ये सूत्र सही है। देखो ग्लूकोज का अणुसूत्र ये होता है, ये हमें पहले से पता था, हालांकि क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं देगा, क्वेश्चन में आपको ये गायब कर देगा। ये लो अणुसूत्र आपको पता नहीं है, आपको ग्लूकोज का अनुभार 180 ग्राम क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये लो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा ग्लूकोज का अनुभार 180 ग्राम है, इसका मूलानुपाती सूत्र CH2O है। तो आप बताइए ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा क्या होगा। तो हमें पहले n निकालना है, n के लिए आपको अनुभार दिया हुआ है 180 ग्राम, मूलानुपाती सूत्र बाहर मैंने निकाल लिया इसके अकॉर्डिंग, n की वैल्यू आ गई 6। अब मूलानुपाती सूत्र को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अणुसूत्र आ जाएगा। या फिर यहां भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या ये लो मूलानुपाती सूत्र है आपके पास CH2O और इसको पूरे को ला के नीचे n मतलब 6, इसको जब खोलोगे तो C6 H12 O6 निकलता है। ओके, तो या तो ऐसे निकाल दो या ऐसे निकाल दो। तो कुल मिला के अणुसूत्र से मूलानुपाती सूत्र और मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र निकाला जा सकता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आप इजीली बहुत आसानी से कोई से भी सूत्र से कोई से बना सकते हो। अगर अणुसूत्र पता है तो मूलानुपाती सूत्र निकल जाएगा, मूलानुपाती सूत्र पता है तो अणुसूत्र निकल जाएगा। अणुसूत्र में परमाणुओं की संख्या का एक सरल अनुपात निकाल दो, मूलानुपाती सूत्र बन जाएगा। मूलानुपाती सूत्र को किसी n से मल्टीप्लाई कर दो तो अणुसूत्र बन जाएगा। n कैसे निकालोगे, यौगिक का अनुभार बटा मूलानुपाती सूत्र बाहर से n आ जाएगा। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ और फिर आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, आप सभी क्वेश्चंस को नोट करेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। अगर ये आपने नोट कर लिया है तो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अभी वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। बड़े ही ध्यान से करना है, द्रव्यमान प्रतिशत और मूलानुपाती सूत्र और सूत्रभार, ये बड़ा आसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक फॉस्जीन के नमूने में, एक फॉस्जीन है, फॉस्जीन एक गैस का नाम है, उसके नमूने में कार्बन है 12.1%, ठीक है ना। फॉस्जीन के नमूने में आपके पास मैंने लिखा क्वेश्चन है, फॉस्जीन गैस के नमूने में 12.1%, कितना परसेंट, 12.1% तो है कार्बन, 12.1% कार्बन, ठीक है, तथा 16.2%, 16.2% आपको ऑक्सीजन दे रखा है, तथा 71.7% तथा 71.7% क्लोरीन उपस्थित है, ठीक है। देखो यहां पर आपको दे रखा है कि क्या क्या उपस्थित है। फॉस्जीन गैस के नमूने में 12.1% कार्बन, 16.2% ऑक्सीजन, 71.7% क्लोरीन उपस्थित है। तो फॉस्जीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। अब देखो यहां पर फॉस्जीन का आपको क्या निकालना है, फॉस्जीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। फॉस्जीन का मूलानुपाती सूत्र यहां से आपको निकालना है, यहां अणुसूत्र नहीं निकालना। अगर अणुसूत्र निकालना होता तो आपको यहां फॉस्जीन का अनुभार भी दिया होता। क्या दिया होता, फॉस्जीन का अनुभार नहीं दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मूलानुपाती सूत्र निकाल देंगे।
देखो कैसे निकालता है, बड़ा ही सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। सबसे पहले एक टेबल बना देंगे हम, ठीक है ना, इसका आंसर एक टेबल से करेंगे तो सही रहेगा। जो जो तत्व आपको दिए गए हैं, पहले तो उस तत्व का प्रतीक, पहला तत्व का नाम बोल दो या प्रतीक बोल दो, है ना, तत्व का प्रतीक। पहला टेबल में पहला आपका कॉलम ये होगा, कौन कौन से दिए हुए हैं, एक तो कार्बन दिया हुआ है, एक ऑक्सीजन दिया हुआ है और एक क्लोरीन दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसका प्रतिशत, तत्व की प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी दी हुई क्वेश्चन के अंदर, 12.1%। ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो बड़े आसान से टेबल बना के। प्रतिशत मात्रा ऑलरेडी बोल दिया मैंने यहाँ पर, तो जो भी मात्राएं दी जाएगी वो प्रतिशत मात्रा है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 12.1%। ऑक्सीजन की कितनी है, 16.2%। क्लोरीन की कितनी है, 71.7%। परसेंट हटा दो। अब बच्चों करना क्या है, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको किन्हीं तत्वों का प्रतिशत दिया जाए तो उस प्रतिशत को उस तत्व के मोलर द्रव्यमान से भाग दे दो, ठीक है। तो हम यहां पर निकाल सकते हैं तत्व का आपेक्षिक प्रतिशत बटा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो यहां पर हम निकालते हैं, एक अगला जो कॉलम आएगा, तत्व का प्रतिशत बटा तत्व का द्रव्यमान, ठीक है। तत्व का प्रतिशत जो भी दिया हुआ है बटा तत्व का द्रव्यमान। तो तत्व का प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 12.1, और तत्व का द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, 12। बोलो यस और नो, तो ये आ जाएगा 12। ओके, फिर से आगे, फिर से बात करते हैं 16.2 में, 16.2 डिवाइडेड बाय 16 और 71.7 डिवाइडेड बाय, ऑक्सीजन का 16 होता है, ध्यान रखेंगे। क्लोरीन का होता है 35.5, 35.5 मैंने पहले बताया था। तो इसको डिवाइड करेंगे 35.5 से, ओके। और इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन जो आएगा, देखो 12.1 में 12 से डिवाइड करो तो ये जाएगा 1 पॉइंट, फिर डेसिमल के बाद एक जीरो लगा देंगे तो 1.01 के समथिंग यहाँ पर आएगा। और सेकेंड अपन फिर इसमें देंगे तो ये भी आपके पास कितना जाएगा, 1 पॉइंट कितना आएगा बोलो, 0.1 के समथिंग यहाँ पर आएगा। इधर 35 दूनी 70, यानी कि अप्रोक्स ये आएगा आपके पास 2.02। तो आपके पास करना क्या है, बिल्कुल आसान कर रहा हूं। पहले तो तत्व का प्रतीक लिखेंगे जो जो क्वेश्चन में गिवन है, फिर उसकी प्रतिशत मात्रा लिखेंगे। अब प्रतिशत मात्रा में तत्व के द्रव्यमान का भाग देना है, समझ गए। कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है तो इस पूरी प्रतिशत मात्रा में 12 का भाग देंगे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है एक ऑक्सीजन अणु का, तो इस पूरी संख्या में 16 का भाग देंगे। क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 होता है तो इस पूरी संख्या में 35.5 का भाग देंगे। अंडरस्टैंड। ये जो मान आए हैं, इस मान के अंदर सबसे छोटा मान देखेंगे। जो भी मान, जितने भी मान आपके पास आएंगे, जितने भी वैल्यू आपके पास आएंगे, उसमें सबसे छोटा मान देखेंगे। क्या देखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये आपका सरलतम अनुपात निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, सरलतम अनुपात, ठीक है। तो सरलतम अनुपात निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका बता रहा हूं। जो सबसे छोटा हो, जो सबसे छोटा हो, कौन है सब में सबसे छोटा, ये 1.01, उसका भाग तीनों में देना है। तो 1 पहले वाले स्टेप में 1.01 डिवाइडेड बाय 1.01, ठीक है। दूसरे में भी 1.01 डिवाइडेड बाय 1.01 और तीसरे में भी 2.02 डिवाइडेड बाय 1.01। अरे इन तीनों में 3, 4, 5 जितने भी वैल्यू आपके पास आएंगी यहाँ पर, उनमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी है और सबसे छोटी वैल्यू का सब में भाग देना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे छोटा कौन है, 1.01, कोई सा मान लो, उसका भाग इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे। लिख दिया, सॉल्व करो। ये कितनी बार जाएगा, 1 बार, ये कितनी बार जाएगा, 1 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये आपको प्राप्त हो जाता है सरलतम अनुपात, और ये अनुपात ही आपका मूलानुपाती सूत्र बनाएगा। तो बच्चों आपका मूलानुपाती सूत्र क्या बना, देखो सिंपल सा है। कार्बन आपको 1 लिखना है, ऑक्सीजन आपको 1 लिखना है, Cl आपको 2 लिखने हैं। तो
ये मैं पहले टेबल बना देता हूं और आपका आंसर आ चुका है। मूलानुपाती सूत्र आपको प्राप्त हो गया है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यानी कि फॉस्जीन गैस का मूलानुपाती सूत्र जो है वो होगा, अतः फॉस्जीन गैस का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? देखो, कार्बन 1 है, येलो, ऑक्सीजन 1 है, येलो, क्लोरीन 2 है, येलो, तो COCl2, दिस इज फॉस्जीन गैस का मूलानुपाती सूत्र। अंडरस्टैंड? ये फॉस्जीन गैस का मूलानुपाती सूत्र है। अगर आपको यहां पर इसका अनुभार दिया होता तो उस अनुभार में इस मूलानुपाती सूत्र का भाग लगाते, n आ जाता। क्या आ जाता? n। सपोज दैट मैं इसका अनुभार आपको देता हूं, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर में बता देता हूं आपको। 35.75 यानी कि 71, 71, 16 एंड 12, तो मैं आपको देता 99 है ना। अगर मैं आपको मान के चलो, मैं आपको बोलता कि यौगिक का फॉस्जीन गैस का अनुभार, फॉस्जीन गैस का मान के चलो, आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में, ये लो मैं आगे लिख देता हूं क्वेश्चन एक्स्ट्रा। यदि फॉस्जीन गैस का अनुभार 99, कितना बच्चों? 99 ग्राम हो तो इसका अणुसूत्र क्या होगा? तो इसका अणुसूत्र क्या होगा? यानी कि बच्चों आपको अब अणुसूत्र बताना है। फॉस्जीन गैस का अनुभार दे दिया 99, जो क्वेश्चन दिया था पहले केवल यहां तक था मूलानुपाती सूत्र, मैंने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा कि अनुभार भी आपको दे दिया 99, तो अब अणुसूत्र बताओ। तो चलिए अणुसूत्र भी याद कर लेते हैं, क्या होगा देखो, अच्छी तरह देखना है, ध्यान से। अणुसूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं? n की वैल्यू निकालनी पड़ती है, हम जानते हैं। अणुसूत्र बराबर, वी नो दैट, हम जानते हैं, चूंकि अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n, यही तो होता है, बताया था मैंने आपको। तो इस n की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहां n बराबर यौगिक जो भी आपको दिया जाए उसका अनुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। बोलो यस और नो, बात समझ आ रही है? यौगिक का अनुभार प्रश्न में दिया हुआ है, मूलानुपाती सूत्र भार यहां से निकाल लेंगे, मूलानुपाती सूत्र आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। यौगिक का अनुभार दिया हुआ है आपको 99 ग्राम और बटा मूलानुपाती सूत्र भार, चलो निकालो मूलानुपाती सूत्र भार यहां से निकालना पड़ेगा, मूलानुपाती सूत्र का भार, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र भार कैसे निकालेंगे? कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 का हो जाएगा 71, तो निकालो 6 और 1 7 और 2 9, 7 और 1 8 और 1 9, 99 ग्राम। तो मूलानुपाती सूत्र भार भी कितना निकला? 99 ग्राम। और क्वेश्चन में फॉस्जीन गैस का अणुभार भी कितना दिया हुआ है? 99 ग्राम। रख दो, हमें क्या, हमें कौन सा मतलब है कि उसने गलत रखा है सही रखा है, हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में वो करना है, ठीक है। तो बच्चों ग्राम से ग्राम कैंसिल, 99 में 99 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा? 1। तो n की वैल्यू कितनी आई? 1। इसका मतलब अणुसूत्र, ठीक है, फॉस्जीन का, इसका फॉस्जीन का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र क्या था? COCl2। इसका होल लगा के क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगा के लगाएंगे नीचे n की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 को जब सोल्व करोगे तो कार्बन 1 ही निकलेगा, ऑक्सीजन 1 ही निकलेगा और Cl2 2 ही निकलेगा। इसका मतलब आपका फॉस्जीन का अणुसूत्र भी यही होता है जो मूलानुपाती सूत्र है। अगर मैं इस 99 की जगह यहां पर आपको दे देता 198, कितना देता? 198, तो फिर यहां पर n की वैल्यू 2 आती और 2 आती तो C2O2 Cl4 बन जाता है। अंडरस्टैंड?
ये डिपेंड करता है कि अनुभार कितना दिया गया है, ये आपको याद रखना है बच्चों। तो क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था, परसेंटेज। परसेंटेज के बेसिस पर हमने मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया, मूलानुपाती सूत्र के बेसिस पर हमने अणुसूत्र निकाल लिया। परसेंटेज के आधार पर मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र के आधार पर अणुसूत्र। अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए द्रव्यमान संगठन, प्रतिशत संगठन जरूरी होता है। तो जो भी आपको प्रतिशत संगठन दिया जाए क्वेश्चन में, सबसे पहले उसके अंदर उस तत्व के द्रव्यमान का भाग लगाओ, संख्या प्राप्त होंगी आपको, ये हो गई। फिर जो भी संख्या आपको प्राप्त होती है, प्रतिशत में द्रव्यमान का भाग लगाने पर जो भी संख्या आपको प्राप्त होती है उसमें सबसे छोटी संख्या ढूंढो, फिर सबसे छोटी संख्या को उन सारी संख्याओं से डिवाइड करो, तो एक सरल अनुपात आपको प्राप्त होता है। एक चीज और, कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये 2 आया है ना, तो ये 2 नहीं आता, यहाँ पर आ जाता है 1.9, ऐसा आ जाता, और यहाँ पर आ जाता 0.99, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता मान लो 0.99। तो हम इनको लगभग मान के करते हैं, ध्यान रखना, इसको लगभग 1 मानेंगे, इसको लगभग 1 मानेंगे, इसको लगभग 2 मानेंगे, समझ गए? तो ऐसा आपको कभी कभी करना पड़ सकता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 1 और यहाँ पर आ रहा है 2, तो आपका सरल अनुपात हो जाएगा C1O1 और Cl2, तो COCl2। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी बुक में अगर आपको दिए हुए हो तो वो आपको करने हैं। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम। ओके बच्चों, आज की क्लास में केवल मैं आपको उन नियमों के बारे में बता देता हूं, उनका वर्णन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। और ये क्वेश्चन जो भी मैंने करवाया अभी आपको, ये क्वेश्चन जो करवाया है, ऐसे कई क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन होंगे, आपको बुक में से उन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूं रासायनिक संयोग के नियम। क्या होता है रासायनिक संयोग के नियम? देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हम सब जानते हैं तत्व के परमाणु भाग लेते हैं। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इट मींस किसी भी केमिकल रिएक्शन में परमाणु की ही बात होती है। तो उसी के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने उन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए बहुत सारे नियम दिए, ठीक है, यौगिकों के लिए, तत्वों के लिए। तो उन नियमों को कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है। तो रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है। तो बच्चों मैं इन नियम के नाम बता देता हूं, हम पढ़ेंगे कौन कौन से, ये मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देख के बता दूंगा। फिलहाल पहला नियम जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहला नियम है, आप सबको याद होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। कौन सा नियम? सबसे पहला नियम है रासायनिक संयोग में किसी भी अभिक्रिया के अंदर, हम सब जानते हैं जो पहला नियम होता है वो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पहला नियम जो है आपका वो है नियम नंबर 1, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये पहला नियम है आपका, ठीक है। दूसरा नियम जो हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और जो आपके सिलेबस में नहीं होगा उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, बाकी नाम तो आप लिख लो, ठीक है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। नंबर 3 स्थिर अनुपात के नियम के बाद नंबर 3 चलता है अपना गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। नंबर 4 व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। नंबर 5 हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम
अनुपात का नियम। नंबर 5, 4 हो गए। नंबर 4 के बाद नंबर 5 पढ़ेंगे गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गैलुसेक का, इसको हम द्रव वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, गैस वाले चैप्टर में, है ना। गैसीय आयतन संबंधी नियम, आयतन संबंधी नियम। देखो इस नियम को हम गैस वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ओके। और नंबर 6 आवागाद्रो नियम। कौन सा नियम? आवागाद्रो नियम। ये नियम भी हम वहां पढ़ेंगे, लेकिन इनमें लिखा देता हूं मैं आवागाद्रो का नियम, ठीक है। तो बच्चों ये नियम हमें पढ़ने होते हैं, जिनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पढ़ना है वो है ये 4 नियम। नीचे वाले हम आगे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।